हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 58 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो 13 है और 167 है, 15 है और व्हाट है। तो देखिए क्या हुआ, इसमें 13 का हमने स्क्वायर कर दिया और -2 कर दिया, हो जाएगा 167। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, हो जाएगा 223, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। जो विषम संख्या युग्म है उसको चुनने के लिए कह रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास जो यहाँ देख रहे हैं 52 है, 164 है। तो 52 और 164 इसमें क्या डिफरेंसेस जा रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस जा रहा है 4 2 तो 2 हो गया, 6 5 तो यहाँ पर 1 हो गया, 112 का डिफरेंसेस, अंतर जो है 112 का जा रहा है। जबकि आप यहाँ पर अंतर देख रहे हैं 102 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर भी 102 का अंतर है और यहाँ पर भी 102 का अंतर है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो लुप्त अंक है उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस साइड से चलते हैं तो 283, 94, 31, 10 और यहाँ पर व्हाट है। तो इधर से तो कुछ पता चल नहीं रहा, हम इस साइड से चलते हैं तो 10 है और 31 है। तो क्या हुआ, तो 10 से 31 जाने में क्या हो रहा है, तो 10 गुने 3 प्लस 1 कर देते हैं। 10 में यदि हम गुना कर देते हैं 3 से और प्लस कर देते हैं 1 तो 31 हो जाता है। उसी प्रकार से 31 इंटू 3 कर दें तो हो जाएगा आपको कितना, तो 93 और +1 कर देंगे हो जाएगा 94। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ, 94 इंटू 3 या +1 कर देते हैं तो हो जाता 283। यानी कि यहाँ पर भी हमको वही करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो 3 व्हाट के स्थान पर 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे +1 कर देंगे हो जाएगा 10, यानी कि व्हाट के स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 लोग ए बी सी डी ई तथा एफ एक गोलाकार में खड़े हैं। ए बी सी डी ई और एफ क्या है, गोलाकार में खड़ा है। ठीक है, तो 6 आदमी है, गोलाकार में खड़ा है, 2 4 और ये 6 गोलाकार में खड़े हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोला कि बी एफ तथा सी के मध्य है। बी जो है वह एफ और सी के मध्य है, बी जो है वह एफ और सी के मध्य है। तो ये दोनों अपना स्थान बदल भी सकता है। ए ई या डी के मध्य है और ए जो है वह ई या डी के मध्य है। अब क्या बोला, एफ डी के बाएं है। एफ कहाँ पर है, तो डी के बाएं। तो ये देखिए ये हो जाता है दाएं और ये हो जाता है बाबू बाएं। बोला एफ डी के बाएं है, तो डी के बाएं कौन है, तो एफ है, एफ डी के बाएं है। अब जब हम यहाँ पर डी मिल चुका है तो हम देख रहे हैं डी ए ई, ये देख रहे हैं सिचुएशन डी ए ई, तो डी यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर कौन, ई। एफ बी सी, तो एफ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब क्या बोल रहा है, बी तथा डी के मध्य कौन है, तो बी और डी के मध्य देख लीजिए कौन है, तो एफ है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिख रहा है इसमें, सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली। तो सबसे पहले ये जो है आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इसमें जो हम बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, तो उत्तर दिशा में चली है कितना, तो 50 मीटर चली। इसके बाद बोला गया फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी, तो दाएं तो इधर होता है, तो दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली। वह पुनः दाएं और मुड़ी तथा 70 मीटर, पुनः दाएं और मुड़ी और कितना 70 मीटर चली, तथा अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली, और अंतिम समय वो फिर क्या की, दाएं मुड़ गए और 50 मीटर चली। वह बिंदु डी से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन को क्या करते हैं, घटाते हैं। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, 50 और 50 को घटा दिए 0 हो गया। नॉर्थ और साउथ भी अपोजिट होता है, 50 और 70 घटा दिए, तो यहाँ पर बचा साउथ में बचा कितना, तो साउथ में बचा 20 किलोमीटर 20 मीटर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि वह बिंदु डी से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो वह बिंदु डी से देख लीजिए दक्षिण दिशा में और 20 मीटर के दूरी पर है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 मीटर दक्षिण में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें क्या लिख रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गो देयर को NAPA लिखा जाता है, वी एंड दे को SAHATA लिखा जाता है, गो एंड कम को PAHALA लिखा जाता है। इस कोड भाषा में देयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बोला गया देयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देयर सबसे पहले हमको देखना कि देयर है कहाँ कहाँ। तो देयर यहाँ है, और किसी दूसरे स्थान पर देयर है क्या, और किसी भी दूसरे स्थान पर देयर लिखा हुआ नहीं है। किसी भी दूसरे स्थान पर देयर लिखा हुआ नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब इसके लिए क्या करना है, तो ये चीज़ चलिए देखिए। इसके लिए अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहला सिचुएशन कि जब हमने देखा देयर यहाँ पर, तो इसका मतलब उसका कोड दो ही हो सकता है, NA या PA। NA हो सकता है और PA हो सकता है। तो PA है NA है, ये दोनों तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों को सबसे पहले यहाँ से हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि जब देयर किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं न मिलेगा। जब देयर किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं PA यहाँ पर दोनों जगह PA जो है कॉमन मिल रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो गया कि PA हमारा प्रश्न का आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन, बचा NA। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि NA। आंसर सी NA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिख रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेसिस्ट RESIS और T को OANPOE लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये कैसे लिखा गया हमको ये देखना है। तो देखिए R है और N है, क्या है, तो R है और N है। तो R और N के लिए क्या किया गया, तो R से N के पास गए तो -4 हुआ, E से A के पास गए तो -4 हुआ, और S से हम O के पास आए तो यहाँ पर भी -4 हो गया, यानी कि -4 -4 और -4। अब हम क्या कर रहे हैं, I से E के पास जा रहे हैं फिर से -4, S से O के पास गए फिर से -4, और T से P के पास गए फिर से -4, यानी कि -4 -4 और -4। तो हर जगह पर -4 किया जा रहा है। इसी प्रकार से गिंगर लिखा हुआ है, तो G सबसे पहले N में -4 कर देंगे हो जाएगा क्या, N में -4 कर देंगे हो जाएगा J, और J देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन D में है और तो कहीं है नहीं, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। आप चाहे तो इसको अच्छे से जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, यदि 7 स्क्वायर ए 7 बी 9 इक्वल टू 16, तो कैसे हुआ ये चीज़। तो देखिए सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पर ए बी के लिए कुछ तो सोचे होंगे, तो हमको तो इसको मिला करके 16 लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 में जब हम 7 से भागा देते हैं तो हो जाता है 7, ठीक है। और 7 में जब हम 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो 16, यानी कि ए और बी के लिए यहाँ पर ए के लिए डिवाइड और बी के लिए प्लस का चिन्ह माना गया। अब वही चीज़ आप यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 में जब हम एक डिवाइड है तो 5 से हम डिवाइड किए तो हो गया 5, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 81 में डिवाइड कर देंगे हम कितना से, तो 3 से हो जाएगा 27, और 27 में जब हम 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए। तो जैसा कि हम इसमें लिख रहे हैं 3 है, 1 है और 4 है और नीचे में 20 है। तो इसमें क्या कर रहे हैं बाबू, तो हम 3, 1, 4 ना देख करके हम इसको देख रहे हैं 4, 1, 2, 4, 1, 3 के हिसाब से। तो अब आप इसमें देखिए सबसे पहले 4, ठीक है, तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए और उसमें जो है आप क्या कर दीजिए, तो 1 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 1 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 20, ठीक है। यही सिचुएशन आप ऐसे कर सकते हैं, 4 है, 6 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए हो गया 4, और उसमें आप क्या किए 6 और 4 को ऐड कर दिए, हो गया कितना, तो हो जाएगा आपको 14। यही सेम सिचुएशन अपनाना है कहाँ पर, तो 2, 5 और 3 के लिए। तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, तो 5 और 2 को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 5 और 2 को ऐड कर दिए और हमें प्राप्त हो गया क्या, तो हमें प्राप्त हो गया 16 यानी कि 16। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिख रहा है इसमें, नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या हमको, तो सबसे पहला सिचुएशन यह है कि यहाँ जो पेपर जो आप देख रहे हैं, तो पेपर को ये मोड़ा गया, तो ये जब मोड़ा गया तो बाबू सबसे पहला चीज़ ये जो ऊपर वाला जो पार्ट मुड़ करके आया वो तो यहाँ तक ना आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक आ चुका है मुड़ने के बाद। अब मुड़ने के बाद जब ये ऐसा आ गया, ये इधर से मोड़े हमने यहाँ पर आ गया ये मुड़ने के बाद, और मुड़ने के बाद अब हमको इसमें करना क्या है, तो मुड़ने के बाद अब यहाँ सिचुएशन है फिर इस प्रकार से इधर मुड़ा गया, तो मोड़ा गया तो ऐसा बन गया, अब ऊपर से फिर इधर मोड़ा गया। तो सबसे पहले आप गिनती करिएगा मोड़ा कितने बार गया। तो ये जो हाफ मोड़ा, तो हाफ मोड़ने को आप गिनती मत कीजिए अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख रहे हैं 1 परत इधर मोड़ा, 1 परत, तो यहाँ हो गया 2 परत, 2 परत के बाद ऊपर से फिर इधर मोड़ा गया, तो यहाँ पर कुल मिला कितना 4 परत। अब इस 4 परत वाला सिस्टम पर आप देख लीजिए सबसे पहला कि एक होल किया गया, तो एक होल किया गया है तो कितना होल होगा, एक होल किया गया तो कितना होल हो जाएगा, कुल मिला करके एक परत पर एक होल, तो 4 परत पर कितने होल, तो 4 होल, 4 परत पर कितने होल, तो 4 होल, तो 4 होल होगा। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन है कि ये परत तो आधा न मोड़ा गया है, ये परत तो आधा मोड़ दिया गया है, तो आधा मोड़ने के बाद जब ऐसा होगा तो होल वहाँ जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 4 परत में से एक परत पर होल नहीं हुआ, तो कुल मिला करके कितना परत, तो 3 परत पर होल होगा। तो 3 परत पर होल होगा तो 1 नंबर और 4 नंबर दोनों गया, बचा कौन, बी और सी। अब सिचुएशन है यहाँ पर कि एक परत पर तो कुछ भी नहीं होगा, ना होल होगा और ना ही ये वाला कटिंग होगा, ये वाला कटिंग भी नहीं होगा। अब ये वाला कटिंग का सिचुएशन अब आप इसमें दोनों में देखिए सबसे पहले कि होल है जब इस नीचे वाले कोने पर,
नीचे वाले कोने पर यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था। और इसमें देखिए यहीं पर हो गया, इसमें यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन सी भी गायब, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिख रहा है इसमें, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो प्रश्न आकृति बन रहा है, अब इसका हमको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब का बाबू सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो मिरर से नज़दीक है उसको मिरर से नज़दीक बनाना है, और जो चीज़ मिरर से दूर है उसको मिरर से दूर बनाना है। तो ये जो सर्कल है मिरर से दूर है, काला वाला भाग ये मैंने दूर बना दिया, और ये डिजाइन बन गया। ये तो बाबू फॉल्स हो गया, वो तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये अब बन गया। अब ऐसा डिजाइन आप देख लीजिए किस विकल्प में है, तो ऐसा डिजाइन तो है आपको ऑप्शन डी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। चलिए आगे बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिख रहा है इसमें, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ जो आकृति दिया गया है इसमें कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हैं हमको यह देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला चीज़ ये आप देख रहे हैं, यह जो हमारे प्रश्न में जो ये जो वर्ग की तरह जो बनाएगा, थोड़ा बाबू लाइन टेढ़ा मेरा हो गया, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, इसको मत बनाइएगा इसको। तो ये सबसे पहले इस प्रकार का आकृति खींचा गया है, और ये हमने यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ ये लाइन खींचा, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ठीक है, तीन त्रिभुज। अब देखिए प्लस, अब क्या किया गया इसमें, तो अब यहाँ से यहाँ के बाद इस प्रकार से एक और लाइन खींचा, तो ये लाइन खींचा तो एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया, दो त्रिभुज प्लस एक लाइन यहाँ से ऐसे करके ये वाला खींचा, तो एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये बना, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज इधर बन गया तीसरा वाला, और एक यहाँ से यहाँ ये चौथा वाला, और एक यहाँ से यहाँ ये वाला पांचवा वाला। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज का संख्या हो गया कितना, तो 10, यानी कि इसमें 10 त्रिभुज है। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 10, ऑप्शन हो गया इसका सी, ऑप्शन सी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए अब। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अंक 1 के विपरीत फलक पर जो है कौन सा अंक आएगा, हमको यह चीज़ बताना है, ठीक है। तो देखिए एक का विपरीत चाहिए, तो आप जानते हैं कि किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, तो हमने देखा यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 कॉमन मिला, हमने ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2, 6 4 2, और इसमें 6 1 3, 6 1 और 3 किसके अपोजिट, एक के अपोजिट। एक का अपोजिट क्या है देख लीजिए, तो 4 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिख रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। तो भाई है, पति है और पुरुष है। तो सबसे पहले पुरुष है, भाई और पति दोनों का दोनों तो पुरुष ही होगा, तो पुरुष के अंतर्गत में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गया आपको पुरुष, पुरुष के अंदर में तो भाई जाएगा ही और पति भी जाएगा। तो भाई और पति में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए। तो कुछ ऐसे भाई हैं जो किसी ना किसी का पति भी है, और कुछ ऐसे पति भी हैं जो किसी ना किसी का भाई है। तो इसका मतलब है कि पति और भाई का कुछ पार्ट तो मुझे मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पति है, किसी का भाई नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो भाई है, अभी किसी का पति नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। लिख रहा है इसमें, बैठक के स्थान पर 8:50 से पहले से 20 मिनट पहले, तो 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले का मतलब हो गया 8:30, ठीक है। 20 मिनट पहले पहुंचने पर राजेश स्वयं को 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पाता है। तो जो आदमी 40 मिनट देर से आया उससे आप 30 मिनट पहले आए, इसका मतलब है कि आप कुल मिलाकर के 10 मिनट देर से आए। आप कितना देर से आए? तो आप 10 मिनट देर से आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, तो बैठक का तय समय क्या था? तो जब 10 मिनट देर से आया तब वो पहुँचा है 8:30 में। अगर वो सही समय पर पहुँच जाता तो वह पहुँचता कितने बजे? यानी कि बैठक का जो सही समय है वो है 8:20। यहाँ पर 10 मिनट होगा, 8:20। बैठक का सही समय क्या है? 8:20। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से 18। लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। लिख रहा है, एक अलमारी में 6 पुस्तकें रखी गई है, उन पर LMNOP और Q लिखा गया है। MPN और Q का आवरण भूरा जबकि अन्य सभी का आवरण काला है। LMOA नए संस्करण हैं जबकि बाकी पुराने हैं। LMN कंप्यूटर की पुस्तकें हैं जबकि अन्य सभी विधि की पुस्तकें हैं, यानी कि लॉ की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है आप उसी को फोकस कीजिए, उसी से संबंधित आप प्रश्न को यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो लिख रहा 16 नंबर क्वेश्चन में, कौन से 2 संस्करण विधि की भूरे आवरण वाली पुरानी पुस्तकें हैं? क्या बोला? विधि की पुस्तक है, भूरा रंग वाला पुस्तक है, ठीक है। भूरा रंग का आवरण यानी कि कवर भूरा रंग का है और पुरानी पुस्तक है। तो आप देख लीजिए इसमें विधि चाहिए, तो विधि क्या बोला? अन्य सभी विधि की पुस्तकें हैं बोला ना। तो LMN कंप्यूटर की पुस्तक है, अन्य सभी विधि की पुस्तक है। इसका मतलब LMN नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए L है यानी कि ऑप्शन डी नहीं होगा। N है इसका मतलब A नहीं होगा। LMN कंप्यूटर की पुस्तक है तो ये दोनों तो नहीं ना होगा, हमको तो विधि का पुस्तक चाहिए, तो ये दोनों बचा। अब क्या बोल रहा है इसमें? भूरा रंग वाला होना चाहिए, तो बोला क्या इसमें? LMO नए संस्करण है जबकि बाकी पुरानी है। LMO नया है और हमको क्या चाहिए? पुराना। O क्या है? नया है, और O यहाँ पर क्या है? वो नया न है, यहाँ पर नहीं ना आना चाहिए इसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि की नई पुस्तक का आवरण काला है? देखिए विधि, तो विधि का पुस्तक कौन है? तो LMN कंप्यूटर का पुस्तक है, तो L नहीं होगा, M और N यहाँ है भी नहीं, ठीक है। नई पुस्तक होना चाहिए, तो नया पुस्तक होना चाहिए। चलिए LMO नए संस्करण है, LMO नया संस्करण है, तो L M और O, तो OA ना खाली यहाँ है, M और N तो है नहीं, L और M तो है नहीं, इसका मतलब O। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी ये दोनों तो खत्म ही हो गया क्योंकि ये दोनों नया तो है ही नहीं। 18 नंबर है, कौन सी नई कंप्यूटर पुस्तक का आवरण भूरा है? नई कंप्यूटर पुस्तक आवरण भूरा, तो हमने यहाँ अभी LMO को नया पढ़ा था, तो हमने L रखा नया में, M रखा नया में और O रखा नया में, यानी कि N और P दोनों गायब। अब क्या है? कंप्यूटर का पुस्तक, तो LMN कंप्यूटर का पुस्तक है, L और M दोनों कंप्यूटर का पुस्तक है, ठीक है। तो कंप्यूटर पुस्तक का आवरण भूरा, तो भूरा आवरण चाहिए, तो MPNQ का आवरण भूरा है, MPNQ, तो L तो नहीं आया उसमें, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख लिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन इस टाइप से, इस पैटर्न को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से आगे भी बनाएंगे और जल्दी बनेगा, ये तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। लिख रहा है, नीचे एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं।
देखिए कि क्या निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है और उत्तर दीजिए। तो लिख रहा है, अपने नाभिकीय हथियारों के संबंध में भारत नो फर्स्ट यूज नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी विवाद की स्थिति में वह नाभिकीय हथियारों का उपयोग करने वाला पहला नहीं होगा। ठीक है, वह जो है सबसे पहले नाभिकीय हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर कोई हमला करता है नाभिकीय हथियार से, तभी हम उस पर जो है नाभिकीय हथियार से हमला करेंगे, लेकिन हम कोई भी स्थिति रहेगा, कितना भी विवाद होगा, तो हम जो है पहले नाभिकीय हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा लिखा गया है। निष्कर्ष है, चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियारों के लिए फर्स्ट यूज नीति है। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे प्रश्न में किसके बारे में कहा गया? भारत के बारे में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इधर उधर कहाँ नहीं न कहा गया है। हमारे प्रश्न में तो भारत के बारे में कहा गया, तो चीन और पाकिस्तान का आप बात लाए कहाँ से? तो यह निष्कर्ष पूर्णतः गलत। ठीक है, चीन का और पाकिस्तान का तो बात हमको करना ही नहीं है, उसका हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारे प्रश्न में भारत का बात लिखा गया, भारत का कंडीशन लिखा गया है, ना कि चीन और पाकिस्तान का कंडीशन लिखा गया है, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा है, भारत नाभिकीय हथियार मुख्यतः बचाव हेतु है, यानी कि भारतीय नाभिकीय हथियार जो भारत का जो नाभिकीय हथियार है, जो परमाणु बम सब है, वो क्या है? मुख्यतः बचाव के लिए है, और यह बात भी क्या है? पूर्णतः सही है। तभी तो उसने लिखा है नो फर्स्ट यूज। अगर वह फर्स्ट यूज करने के लिए होता तब तो वह कह देता कि मैं हमला करने के लिए बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पर वह अगर हमला करने के लिए नहीं बनाया तो किसके लिए? बचाव के लिए बनाया है। तो इसलिए यह दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा निष्कर्ष हो गया सही। तो पहला निष्कर्ष गलत और दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपको 20, लिख रहा है इसमें, यदि रामपुर की 6% जनसंख्या स्नातकोत्तर है, यानी कि पीजी है, और 19% सामान्य स्नातक है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, तो कौन सा आरेख छायांकित भाग के रूप में स्नातकों का अनुपात दर्शाता है? देखिए, तो सबसे पहला सिचुएशन है, जिसने पीजी कर रखा है, स्नातकोत्तर जिसने कर रखा है, यानी कि जिसने पीजी कर रखा है, वो ग्रेजुएशन तो है ही, यानी कि 6% तो सबसे पहले ग्रेजुएशन इधर से आ गया, और 19% सामान्य ग्रेजुएशन इधर से आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के हो गया 25% जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, और 25 ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो छायांकित भाग ये तो नहीं है, वो छायांकित भाग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। यह जो है बाबू इक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है, कथन है और निष्कर्ष है। कथन के हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला निष्कर्ष जो दे रहा है आर है लेस देन बी है, तो ये सही है कि गलत है, हमको यहाँ पर ये चीज़ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन हमने इसमें ये देखा कि ई और आर देखिए इक्वल है, तो ई और आर इक्वल है, तो क्या हम ई के जगह पर आर लिख सकते हैं? और अब आप देख लीजिए, आर से बड़ा हो गया ए और ए से बड़ा है बी, यानी कि आर ये लेस देन का साइन, और बी यानी कि बी बड़ा है आर से, तो बी बड़ा आर से, ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, दूसरा है P लेस देन इक्वल टू ई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, और यहाँ देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, सीधा विपरीत है, तो ये क्या हो गया? गलत। ऑप्शन सी है 3 है, B लेस देन M, तो चलिए B यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो इस दोनों सिचुएशन में आप क्या कॉमन मिल रहा है? तो कॉमन तो मिल रहा है बाबू R, E, और E और R क्या है? इक्वल है, तो इसीलिए R कॉमन मिल रहा, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए
सबसे पहला सिचुएशन हम यहाँ पर आर और बी के बीच देख लें। तो आर और बी के बीच तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो क्या हम यहाँ पर सीधे भाषा में यहाँ पर इस प्रकार से हम बी लिख सकते हैं कि नहीं, आपको समझाने के लिए। नहीं तो हम तो बाबू अगर फेस टू फेस होते तो हम ये भी नहीं लिखते हैं अभी। तो यहाँ पर हम बी लिख दिए। अब ये बी लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब आप देख लीजिए कि बी बड़ा है आर से, आर और ई है बराबर, यानी कि ई से बड़ा हो गया बी। पी से बड़ा है ई और ई से बड़ा है बी, यानी कि पी से बड़ा हो गया बी। अब आप देख रहे हैं कि एम से बड़ा है या बराबर है पी, और पी से बड़ा है ई और ई से बड़ा है बी। तो इसका मतलब एम से बड़ा है कि नहीं बी, तो यानी कि एम से बड़ा हो गया बी, इसका मतलब एम लेस देन बी। तो यहाँ पर बी ग्रेटर देन एम, यानी कि ये क्या हो गया, सही हो गया। अब है यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और आप यहाँ देख रहे हैं ए इधर है और पी यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या जा रहा है, तो आप देख लीजिए ए और बी में कौन बड़ा, तो ए और बी में बी बड़ा। तो हम यहाँ पर यहाँ जो सिचुएशन है, हम इसको अगर इसी को देखना चाहें तो इसको सिचुएशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और बी का ये सिचुएशन है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि पी बड़ा है, पी छोटा है ई से, यानी कि ई बड़ा हुआ, ई बड़ा हुआ, ठीक है। और जब ई बड़ा हुआ, अब यहाँ पर देखिए क्या, ई और आर बराबर, और अब ये देखिए इसमें बी बड़ा और इधर से भी बी बड़ा, यानी कि पी जो है वह बी से छोटा है और ए जो है वह भी बी से छोटा है। तो पी बी से छोटा है, पी जो है वह बी से छोटा और ए जो है वो बी से छोटा है। तो इस दोनों में पी और ई में, आप दोनों मुझसे छोटे हैं, तो बताइए आप दोनों में कौन बड़ा। क्लियर होगा कभी भी, ए और बी दोनों जो है, ए और पी दोनों जो है वह बी से छोटा है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ए ग्रेटर देन पी, इसका मतलब आप निर्धारित नहीं कर सकते, वहाँ आंसर ना होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर दे रहा है, इसीलिए ये भी गलत। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ये देखिए इसमें क्या जा रहा है, एस है लेस देन एच, एस लेस देन एच, ठीक है। तो देखिए अब आप एस पी एच यहाँ पर, और P और H देख लीजिए बराबर है, तो हम बताइए बाबू यहाँ पर H लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए P लेस देन इक्वल टू H ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लेस देन इक्वल टू तो है नहीं, तो ये गलत। T और O, T यहाँ पर और O यहाँ पर। अब आप देख लीजिए P से बड़ा या P से छोटा है या बराबर है O, ठीक है। तो यहाँ पर P से अगर हम ये सिचुएशन हम यहाँ लाना चाहें, अगर थोड़ा देर के लिए देखिए आप T और यहाँ पर P, सॉरी इस प्रकार से। अब बताइए इस दोनों साइन में जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सीधा भाषा में अगर हम यह कह लें कि P बड़ा है T से और P बड़ा है O से, या P और T दोनों P और T बराबर है और P बराबर है, तो यहाँ पर निष्कर्ष तो क्लियर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही स्थिति से आप देख रहे हैं P बड़ा हो रहा है और इधर P बड़ा हो रहा है। तो O और T दोनों तो छोटा ही है, लेकिन O और T दोनों छोटा है, तो दोनों में से कौन बड़ा, ये तो क्लियर नहीं होगा, इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। O और B, अब यहाँ पर O और B, तो इसमें देखिए इस दोनों में तो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू ही जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर इस दोनों में ये क्योंकि ये बराबर है, बराबर का तो उतना वैल्यू होता नहीं है। अब इस दोनों में क्या जाएगा, तो इस दोनों में जाएगा तो P से बड़ा है, O से बड़ा या बराबर है P, और P और H बराबर है, और P से बड़ा कौन है, तो B है। तो जब P से बड़ा B हुआ तो O से भी बड़ा हो गया ना P, P से जब बड़ा हो गया B तो O से भी बड़ा हो गया B, और O यहाँ पर तो O बड़ा लिख रहा है, इसीलिए भी गलत। Z और T, Z यहाँ पर और T यहाँ पर, हम जब यहाँ पर O का लिख करके बनाए थे, तो हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से अभी जो हम यहाँ पर Z बना दें, यहीं से हो जाएगा। तो बताइए क्या इसमें क्लियर होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी वही साइन है ये वाला, यानी कि O बड़ा हो रहा है Z से, और यहाँ पर O और P के बीच तो रिलेशन, O और T के बीच जब रिलेशन यहाँ क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ कैसे क्लियर होगा, ये भी क्या गलत। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो चारों का चारों निष्कर्ष इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है। लेकिन हाँ, जिनको बाबू बॉक्स से बनाने आता है वो बॉक्स से बना लीजिए, बहुत आसान तरीका है वो।
चलिए उस बॉक्स वाला सिस्टम का भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लिख रहा है इसमें, कोई मेज लकड़ी नहीं है, मेज लकड़ी नहीं है। दूसरा, कुछ लकड़ियां कुर्सियां हैं, कुछ लकड़ी जो है वह कुर्सी है। ठीक है, इसके बाद का निष्कर्ष है हमारे पास, कुछ सभी कुर्सियां पत्थर है, सभी कुर्सी जो है वह पत्थर है। इसके बाद है, सभी पत्थर कंकर है, सभी पत्थर जो है वह कंकर है। ठीक है, तो निष्कर्ष एक है, कुछ लकड़ियां कंकर है, कुछ लकड़ी जो है वह कंकर है। तो ये बात क्या हो गया, पूर्णतः सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा है आपको, कुछ पत्थर लकड़ियां हैं, तो कुछ पत्थर लकड़ियां हैं, पत्थर यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर, तो है, सही हो गया ये भी। तीसरा है, कोई मेज पत्थर नहीं है, मेज पत्थर नहीं है। ठीक है, कोई मेज पत्थर नहीं है। तो चलिए इसको देखें, मेज पत्थर नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन यदि एक, क्योंकि हमारे प्रश्न में लिखा है कि कोई मेज लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है, बाद बाकी तो कुछ है नहीं। तो यदि हम मेज को यहाँ से यहाँ बनाना चाहें तो हम इसको बाबू बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष हो जाएगा तब जा कर के गलत, क्योंकि एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से गलत, तो निष्कर्ष हो जाता है गलत। इसके बाद है, कुछ कुर्सियाँ मेज नहीं है, तो कुछ कुर्सियाँ जो है वह मेज नहीं है। आप देख लीजिए, ये वाला जो कुर्सी है जो कि लकड़ी से अटैच है, ये वाला कुर्सी कभी भी मेज नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो 23 नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा नंबर है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर है 24। लिख रहा है इसमें, 20% जूते चप्पल हैं, इसका मतलब कुछ 20% हो कि 25% हो कि 95% हो, सब हो गया बाबू कुछ। ठीक है, कुछ जूते चप्पल हैं, तो कुछ जूता चप्पल है। कुछ चप्पल कागज है और कुछ चप्पल कागज है। कुछ कागज कलम है और कुछ कागज कलम है। ठीक है, तो निष्कर्ष एक है, कुछ चप्पल कलम है, कुछ चप्पल जो है वह कलम है, तो बात ये क्या हो गया, पूर्णतः गलत। दूसरा हो गया, देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर इधर से बनाएंगे तो सही हो जाएगा, तो बाबू ठीक है, उधर से बनाएंगे सही हो जाएगा, लेकिन इधर से बना रहे तो गलत हो रहा ना। एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से गलत, तो वह निष्कर्ष क्या होता है, वह निष्कर्ष पूर्णतः गलत होता है। ठीक है, इसीलिए कुछ चप्पल कलम है, यह हो गया गलत। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ जूते कलम है, कुछ जूता क्या है, तो कलम है, तो कुछ जूता कलम है। तो आप देख लीजिए, जूता यहाँ पर, कलम यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए भी क्या गलत। तीसरा है, कुछ कागज चप्पल है, कुछ कागज क्या है, तो चप्पल है, तो कागज चप्पल है, कागज और चप्पल है। तो ये वाला बात देख लीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ कागज चप्पल है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कलम कागज है, कुछ कलम क्या है, तो कागज है, कुछ कलम जो है वो कागज है, तो ये बात क्या हो जा रहा है, ये पूर्णतः सही हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है, 3 नंबर और 4 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू डी, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर निष्कर्ष सही है। 3 नंबर निष्कर्ष सही है और 4 नंबर निष्कर्ष सही है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आँखें कान है, कुछ आँख जो है वह कान है, कुछ कान हाथ है और कुछ कान क्या है, तो वह हाथ है।
कुछ हाथ मुंह है और कुछ हाथ क्या है, तो वह मुंह है। कुछ हाथ मुंह है, कुछ मुंह आंखें हैं और कुछ मुंह क्या है, तो कुछ मुंह आंख है। तो इसमें अब हम देख रहे हैं पहला निष्कर्ष है कुछ हाथ आंख है, कुछ हाथ जो है वह आंख है, तो आंख यहाँ पर हाथ यहाँ पर है क्या, तो नहीं है, गलत। दूसरा है कुछ आंखें मुंह है, कुछ आंख यहाँ पर है और मुंह यहाँ पर, तो कुछ आंखें मुंह है, तो ये बात हो जाएगा सही। इसके बाद है तीसरा नंबर, कोई हाथ आंख नहीं, कोई हाथ आंख नहीं है, आंख यहाँ पर हाथ यहाँ पर नहीं है, तो अभी तो ये सही जा रहा है, लेकिन अगर हम इधर से अटैच कर देते तब ये गलत हो जाता, एक तरफ से गलत एक तरफ से सही, और ये भी तब हो जाता एक तरफ से गलत और एक तरफ से सही। तो ये दोनों मिल करके 1 नंबर और 3 नंबर मिल करके बना देगा बाबू आइदर का सिचुएशन, ठीक है। 4 नंबर है कुछ आंखें मुंह नहीं है, आंख जो है वह मुंह नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, पूर्णतः गलत। सॉरी, हाँ ये पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे डायग्राम से बनाएंगे तो ये हो जाएगा सही और इस डायग्राम से हो रहा है गलत। तो यहाँ पर सिचुएशन जा रहा है कि पहला और तीसरा मिल करके आइदर बना रहा है और दूसरा नंबर निष्कर्ष सही हो रहा है। ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26/7, लिख रहा है निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और हमारे पास ये एडजस्टमेंट दिया गया है सारा का सारा। लिख रहा है इसमें उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने संकेत हैं, ऐसे कितने संकेत हैं, चिन्ह हैं, @ एक चिन्ह है, हमने लिख लिया यहाँ पर, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अंक है। एक अंक है मान लीजिए 2, परंतु ठीक पहले एक अंक नहीं है, अंक नहीं है तो ये लीजिए 3 को मैंने काट दिया, अंक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। अब हमको इसमें क्या करना है, देखना ऐसा कितना है टोटल। तो चिन्ह के बाद नंबर होना चाहिए, पहले ये आप ढूंढिए, चिन्ह के बाद नंबर, चिन्ह के बाद नंबर, चिन्ह के बाद नंबर नहीं है, चिन्ह के बाद नंबर है और पहले नंबर नहीं है, यानी कि हो गया ये। चिन्ह के बाद नंबर है लेकिन पहले नंबर है, ये नहीं होगा। चिन्ह के बाद नंबर, चिन्ह के बाद नंबर नहीं, यानी कि कुल मिलाकर के एक एडजस्टमेंट ऐसा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, लिख रहा है इसमें उपरोक्त व्यवस्था पर उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लिख रहा है के हच एम, तो सबसे पहले आप के देखिए, हच देखिए और एम देखिए। तो के के बाद हच, हच के बाद एम। 3% जे, तो 3 के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद जे, जैसा यहाँ सिस्टम है के एक लेटर छोड़ा, एक नंबर छोड़ा, यहाँ पर एम हच, यानी कि उसके बाद यहाँ पर भी के एक ठो छोड़ा, उसके बाद परसेंटेज फिर जे। डी एन @ तो डी के बाद एन और एन के बाद @ एकदम सही जा रहा है। डब्लू कॉपीराइट 9, डब्लू है कॉपीराइट है उसके बाद और 9 है। और इसमें देखिए सब में क्या क्या है, तो बीच बीच से एक ठो को छोड़ दिया गया, तो हम भी यहाँ बीच से एक छोड़ देंगे, हो जाएगा टी भी और एफ, टी भी और एफ। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से 30, लिख रहा है इसमें किसी निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिंदी और उड़िया, ठीक है। तो 10 जो है वो हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं। ये लीजिए, हमने इसका नाम रखा हिंदी, ठीक है। और हिंदी और उड़िया दोनों बोलता है, उड़िया, तो ये लीजिए मैंने उड़िया इसका नाम रख दिया। हिंदी और उड़िया कितने बोलते हैं, तो 10, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा वो देखिए, 10 केवल हिंदी और उड़िया बोलते हैं।
ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हो गया आपको हिंदी, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ हो गया आपको उड़िया। ठीक है, इसके बाद है मराठी और हिंदी। 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो 12 जो है मराठी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है, तो हिंदी तो है ही, हमने यहाँ मराठी लिख दिया। 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद का कहानी क्या वो देखिए। इसके बाद लिख रहा है 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास देख रहा है 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं। अंग्रेजी है, तमिल है और मराठी है, तो कुल मिला के कितना, तो 13। तो ये लीजिए हमने यहाँ 13 लिख दिया। अंग्रेजी भी है, तमिल भी है और मराठी भी है, तो मराठी तो है ही, ये लीजिए हमने यहाँ से यहाँ इसको तमिल बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं। 5 जो है वो असमी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। ये लीजिए 5 मैंने यहाँ रखा असमिया, असम, असम का भाषा असम लिख दे रहे हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, इसके बाद का जो कहानी है ये बोला इसमें क्या चीज़, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं। बच्चे लोगों में से, चलिए ऊपर 2 लाइन हमने छोड़ा था, लिख रहा है कि 10 केवल बंगाली बोलते हैं और 5 केवल असामी बोलते हैं। 5 केवल असामी यानी कि 5 ठो लिखिए असामी के लिए, और 10 केवल जो है बंगाली बोलता है, तो ये लीजिए हमने इसको नाम रखा बंगाली, जो कि इसमें 10 है, जो 10 केवल बंगाली बोलते हैं। और हमारे प्रश्न में एक और सिचुएशन है यहाँ पर, देखिए हम फिर से शुरू से पढ़ लें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, हो गया। 5 केवल असामी बोलते हैं, ये भी हो गया। 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं, हिंदी और उड़िया 10। 12 मराठी हिंदी 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, मराठी और हिंदी मिलते हैं 12 बोलते हैं 12। 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 13 जो है अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं। 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, 5 जो असमिया और हिंदी बोलते हैं। बाकी बच्चे लोग बंगाली और हिंदी बोलते हैं। अब देखिए कितना बचा 60 में से, तो 5 और 5 10, 10 20, 10 30, 30 और 25 कितना, तो 55, बच गया कितना 5। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या करता है, बंगाली और हिंदी दोनों बोलता है। तो यह हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देना है। तो लिख रहा है 28 में कितने लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। एक से ज़्यादा भाषा का बात कर रहे हैं, तो 5 देखिए बंगाली और हिंदी प्लस 10 ठो उड़िया और हिंदी प्लस 5 ठो है असम और असमिया और हिंदी प्लस 12 ठो है मराठी और हिंदी प्लस 13 ठो इधर है अंग्रेजी मराठी और तमिल। सबको जोड़ दीजिए, 25 और 20 45, तो टोटल का टोटल 45 व्यक्ति जो है वह एक से अत्यधिक भाषा बोल सकता है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के मध्य अनुपात है। तो बंगाली बोलने वाले टोटल है 10 और 5 15, बंगाली बोलने वाले हैं 15, साथ ही साथ मराठी बोलने वाले, तो मराठी बोलने वाले 13 इधर 12 इधर 25, तो 15 और 25 का रेशियो गया, यानी कि 3 और 5 का रेशियो गया। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:5। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, कितने लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं 5 5 10 और 12, 5 + 5 + 10 + 12। ठीक है, तो हो गया कितना, तो हो गया ये आपको 10 10 20 10 30 और 2 32, 32, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए।